हाँ जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फॉर्मुलेशन मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस। फॉर्मुलेशन मेथड में हमें बेसिकली करना क्या होता है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड लगते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक सिंपलेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करा था, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के लिए, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर कि किस तरीके से आप एक इक्वेशन फॉर्मेट को, एक पैराग्राफ फॉर्मेट को इक्वेशन में कन्वर्ट करें, किस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आइए थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करी जाए एंड फिर हम अगला हमने देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल तो मैं आपको समझा चुका हूं किस तरीके से करते हैं ग्राफिकल में, बट सिंप्लेक्स नहीं समझा है। पर उससे पहले आपको समझाना है कि कैसे हम स्टेटमेंट फॉर्मेट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। इसको हम फॉर्मुलेशन मेथड भी कहते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। जल्दी जल्दी करते हैं, 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते हैं जिससे हमें पता चल जाए। जरूरी है ये सर, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस वाले चैप्टर में। अब केमिकल कंपनी प्रोड्यूस टू कंपाउंड ए एंड बी। एक केमिकल कंपनी है जो टू कंपाउंड प्रोड्यूस करती है ए एंड बी। द फॉलोइंग टेबल गिव द यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट सी एंड डी पर केजी ऑफ अ कंपाउंड ए एंड बी एज वेल एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी एंड कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी। कहता है एक कंपनी है जो दो कंपाउंड को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करती है, ए और बी दो कंपाउंड है, जिसके अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर ए कंपाउंड है बी ए कंपाउंड है, उसके अंदर सी नाम का इंग्रेडिएंट होना चाहिए, डी नाम का इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जो कंपाउंड ए और बी के अंदर। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीज आप कंज्यूम करते हो जिसके अंदर काफी इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स जो उसके अंदर मिलकर बनते हैं उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं बेसिकली, है ना। प्रोटीन्स, जब आप कोई भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर काफी चीजें इसके अंदर होती है। बहुत सारी चीजें आप देखते हो कि प्रोटीन के अंदर ये चीजें होती है, तो उसको इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ऐसी दो तरीके के कंपाउंड है, ए एंड बी, और सी और डी उनके इंग्रेडिएंट है। कि सी वाला जो, मान लो विटामिन ए है और विटामिन सी और विटामिन डी है, तो विटामिन सी कितना जुड़ा हुआ है ए कंपाउंड के अंदर, विटामिन सी कितना जुड़ा हुआ है बी कंपाउंड के अंदर। बेसिकली ये है इंग्रेडिएंट, मतलब उसके अंदर कितने जुड़ा हुआ जो कंपाउंड मिलकर बना हो। तो हमें कह रहा है राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकल फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकल फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करना है और आपको प्रॉब्लम को इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में राइट डाउन करना है। बस आपको ना तो ये सॉल्व कह रहा है कि सॉल्व करो उसको ग्राफिकल से, या ये नहीं कह रहा कि आप सॉल्व करो उसको सिंप्लेक्स से। आपको कह रहा है सिर्फ मैथमेटिकल मेथड में इसको सॉल्व करके दिखा दो, बेसिकली इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लेकर दिखा दो। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है, ये टेबल बनाकर नहीं दे रखी। अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है तो आप पहले टेबल बनाइए, ठीक है, और टेबल बनाने के बाद इक्वेशन फॉर्मेट करिए, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म टेबल से बहुत इजीली हो जाती है, राइट। और अगर आपको टेबल ऑलरेडी दे रखी है तो वेल एंड गुड है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो और जल्दी हो जाएगा। अब सबसे पहले कह रहा है कि दो टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करा जाता है, और कहता है सी और डी जो है वो पर केजी में इंक्लूड है ए एंड बी में। मतलब सी ए के अंदर कितना है 1 kg, सी बी के अंदर कितना है 2 पर केजी। मतलब अगर 1 kg 1 किलो बी कंपाउंड बनाता हूं तो 2 kg 2 किलो सी इंग्रेडिएंट लगता है, ये मतलब है इसका। और अगर मैं 1 किलो ए कंपाउंड बनाऊंगा तो यहां भी सी का जो इंग्रेडिएंट है वो 1 ही किलो लगेगा। इसको 1 किलो बनाने में हमें 3 kg का कंपाउंड लगता है डी, ओ सॉरी इंग्रेडिएंट लगता है डी, और इसके लिए 1 लगता है। राइट डाउन द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। पहले आपको ये देखना है, पहले आपको ये देखना है कि अगर हमें बेसिकली कितना कंपाउंड बनाए, ए कितना बनाए और बी कितना बनाए, ये देखना है कि हमें ए कितना बनाए और बी कितना बनाए। ये लो जी मॉड्यूल क्वेश्चन।
बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन मेथड। मॉड्यूल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन। सबसे पहले तो लेट करूंगा कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी आपने कितनी यूनिट बनानी है। ठीक है जी, अगर 1 यूनिट कंपाउंड ए बनाऊंगा तो 1 kg सी लगेगा और 3 kg ऑफ डी इंग्रेडिएंट लगेगा, और अगर बी की 1 यूनिट बनाऊंगा तो उसमें 2 kg सी लगेगा और 1 kg डी लगेगा। इस तरीके से समझ में आया आपको। ज्यादा से ज्यादा मैं 80 kg ही यूज कर सकता हूं और फॉर सी के लिए, और ज्यादा से सॉरी मिनिमम है ये, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम मतलब कम से कम 80 तो यूज करना ही है, और डी इंग्रेडिएंट कम से कम 75 kg तो यूज करना ही है। मिनिमम की बात करके यहाँ पर लिखा हुआ ना मिनिमम। मिनिमम का कौन सा साइन आ रहा है जरा बताओ। मिनिमम मतलब भाई सी जो है वो कम से कम 80 के बराबर या 80 से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या है, सी इंग्रेडिएंट मैक्सिमम 80 यूज कर सकता है या 80 से ज्यादा यूज कर सकता है। तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम 80 करो या 80 से ज्यादा करो। ऐसे डी का मतलब क्या है, डी जो है वो 70 से ज्यादा 75 से ज्यादा यूज कर सकता है, ये 75 के बराबर कर सकता है। इसको बोलते हैं मिनिमम। एटलीस्ट कम से कम इतना करना है, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं। ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, कंडीशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, 2 चीज लेट करूंगा। पहले एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंपाउंड ए, let x be the number of unit of compound A। compound A की कितनी यूनिट आप बना रहे हो, और let y be the number of unit of compound B। compound B की कितनी यूनिट बना रहे हो। इसके बाद आता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। 2 चीजें, एक है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट और एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर आपको कॉस्ट को मिनिमम करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और कभी कई बार होता है प्रॉफिट मिनिमम मैक्सिमाइजेशन करना। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का क्या मतलब होता है दोस्त, कंडीशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 यूनिट ए की बनाते हो, अगर आप ये है कॉस्ट, तो ये कॉस्ट है, ये कहां पर यूज होता है, जो भी आपको कॉस्ट या प्रॉफिट दे रखा होता है ना, वो यूज किया जाता है कहां पर, वो यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। ठीक है, वहां यूज किया जाता है। तो इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कंडीशन से भी ये है कि अगर आप ए कंपाउंड बनाओगे, अगर आप ए कंपाउंड बनाते हैं तो ए कंपाउंड के अंदर सी इंग्रेडिएंट कितना लगता है, सी इंग्रेडिएंट को मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 80 सॉरी मिनिमम 80 और 80 से ज्यादा यूज कर सकते हो। एक बात बताइए, अगर मैं एक्स किसको माना है, एक्स माना है ए कंपाउंड को, एक्स किसको माना है दोस्त, ए कंपाउंड को माना है। इसमें सी इंग्रेडिएंट कितना लगा, अगर ए यूनिट बनाता हूं तो 1 kg लगता है सर, 1 kg किसका लग रहा है, सी का लग रहा है। और वाई कंपाउंड, वाई क्या है, वाई माना है बी कंपाउंड को, इसमें सी इंग्रेडिएंट कितना लगता है, 2 kg पर यूनिट, 2 kg पर यूनिट, समझिए। और ये हमें कम से कम कितना यूज करना है, 80, और 80 से हम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये हुई। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता, समझाता हूं, दोबारा सुनिए ध्यान से। ये है टोटल सी के लिए, ठीक है ना, इसके लिए है सी इंग्रेडिएंट के लिए। सी इंग्रेडिएंट कहां पर यूज हो रहा है सर, ए कंपाउंड में और बी कंपाउंड में। ए कंपाउंड में कितना, अगर मैं 1 यूनिट ए बनाऊं तो 1 kg सी लगेगा, और अगर मैं 1 यूनिट बी बनाऊं तो उसमें 2 kg सी लगेगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं कंपाउंड ए की, तो 1 यूनिट बनाओगे तो 1 kg ऑफ सी इंग्रेडिएंट लगाया जाएगा उसके अंदर, तब जाकर वो 1 यूनिट ए कंपाउंड की बनेगी। और अगर आप बी कंपाउंड बनाना चाहते हो, बी कंपाउंड की 1 यूनिट बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर 2 kg का सी इंग्रेडिएंट मिला होगा, ये कहता है। अब बात कर लेते हैं, हाँ सी इंग्रेडिएंट आप मिनिमम कम से कम 80 kg का यूज करना है इन दोनों को मिलाकर, या तो 80 का 80 लगा दो ए में, या 80 का लगा दो बी में, या मिक्सअप करके लगाओ। तो मिनिमम 80 लगाना है और ज्यादा भी लगा सकते हो, क्योंकि मिनिमम की बात करिए। सिमिलरली आप डी कंपाउंड, डी इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, तो 3 kg लगाना है ए में,
तो 3 केजी लगाना है ए में, हर एक ए कंपाउंड की 1 यूनिट बनाने में 3 केजी का एक डी इंग्रेडिएंट लगेगा, और एक डी कंपाउंड के लिए 1 केजी लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम इसका यूज कर सकते हैं 75। ये है हमारे लिए डी इंग्रेडिएंट के लिए। ये हमारे दो क्या कहते हैं, ये सॉरी दो कंडीशन है हमारे पास। क्या दे रखी है सर? दो कंडीशन दे रखी। इसके बाद एक कंडीशन और होती है जो हर बार होती है कि x जो है और जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ये हर बार होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो x होता है और जो y होता है सर, x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट इन ए। तो कंपाउंड ए में कितनी यूनिट बनाऊंगा? या तो 0 या कुछ ना कुछ बनाऊंगा, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती। और y का मतलब है यू नंबर ऑफ यूनिट इन कंपाउंड बी। कंपाउंड बी की कितनी यूनिट बनती है? या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी। तो x और y है नंबर्स ऑफ यूनिट, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 या 0 से ज्यादा। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि x है यूनिट, y यूनिट है, वो दोनों की दोनों ग्रेटर देन क्या होगी? 0 होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब था मिनिमम, तो यहाँ पर लिखना है आपको मिनिमम, और यहाँ बनाना है z। मिनिमम का मतलब अगर मैं x की 1 यूनिट बनाऊंगा तो क्या कॉस्ट आएगी, और y की 1 यूनिट बनाऊंगा तो क्या कॉस्ट आएगी। x की 1 यूनिट को x सॉरी कंपाउंड a की 1 यूनिट को x बोला है। x इज अ नंबर ऑफ यूनिट इन कंपाउंड। अगर मैं x का मतलब क्या है? कितनी यूनिट में कंपाउंड ए की बना रहा हूँ। y का मतलब क्या है? कितनी यूनिट में कंपाउंड बी की बना रहा हूँ। तो अगर मैं 1 यूनिट कंपाउंड ए की बनाऊं तो 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, और अगर बी की 1 यूनिट बनाऊंगा तो 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो अगर 1 यूनिट बनाओगे तो हर एक यूनिट पे 4 रुपए की कॉस्ट आएगी। अगर 10 यूनिट बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी? 40। और अगर 1 यूनिट बनाऊंगा तो 6 रुपए की कॉस्ट आएगी। अगर 10 यूनिट बनाता हूं तो इसकी भी कितनी आएगी? 60। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। खत्म। इस तरीके से आप देख सकते हो इन्होंने x1 और x2 लिया हुआ है, और आप x और y लेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा, आपको इजीली समझ में भी आएगा। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? इस तरीके से हमें फॉर्मुलेशन मेथड लगाते करना होता है। अब आपको क्या करना है? सिंपलेक्स मेथड क्या, अब अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकालो, 80 से डिवाइड करो, x की वैल्यू यहाँ 80 आ जाएगी, यहाँ 40 आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जो कॉमन वाला पार्ट होगा वहां से कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, और कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे यहाँ पर, और जहां पर सबसे कम कॉस्ट होगी वो आपका आंसर माना जाएगा। आओ एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। इस पे जितनी आपने अच्छी कमांड बनाई है ना, जितना आपने इसमें अच्छा कमांड किया होगा उतना आपको समझ में आएगा दोस्त, उतना क्लियर होगा। आइए सर, अब हम ना इसी में देखेंगे इलस्ट्रेशन को, जो भी पार्ट है हम इसी में देखेंगे आंसर के उसमें, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखवाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा और क्वेश्चन कम हो पाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो हमें इसी में मॉड्यूल में ही मैं आपको समझाता हूँ और उसी में आपका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपने वैसे भी ये कराई है पहले भी रिवीजन में, एक्सप्लेनेशन नहीं हुई होगी, क्या कहते हैं, भूल गए होंगे, तो हम इसमें कंसिडर करेंगे। आइए एक एक करके हम इसमें एक एक करके हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 2 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है पेंशन फंड मैनेजर इज कंसीडर। भाई सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करनी है, फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत आपको फॉर्मुलेशन के अंदर करनी है कि कैसे मैं एक स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाऊं। ये आ गया ना आपको। उसके बाद आप जो जैसे आप ग्राफिकल मैथड लगाते हैं, जिसकी मैथ अच्छी है, जिसको इंटरेस्टिंग होता है, उसको मजा आएगा। जिसकी मैथ थोड़ी कहता है यार मुझे मजा नहीं आता मैथ करने में, मैं थोड़ा दूर भागता हूँ मैथ से, भागती हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी सिंप्लेक्स मैथ, सिंप्लेक्स में नहीं, लीनियर ग्राफिकल मैथड के अंदर, तो उसकी थोड़ी और आपको मेहनत करनी होगी। बाकी भाई सबसे ज्यादा मेहनत इसी में करनी है आपको, फॉर्मुलेशन में कैसे करूँ कन्वर्ट, इक्वेशन में कैसे बनाऊं। एक पेंशन मैनेजर फंड मैनेजर है, कंसीडर इन्वेस्टिंग टू शेयर ए एंड बी। वो क्या करता है? शेयर में इन्वेस्ट करता है, एक शेयर ए है और एक शेयर बी है। इट एस्टिमेटेड दैट शेयर ए विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम एंड शेयर बी 4% पर एनम। तो शेयर ए में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड 12% का मिलेगा, और शेयर बी में इन्वेस्ट करेंगे तो 4% का डिविडेंड मिलेगा। ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू 1 ईयर ऑफ शेयर विल बी ए 10 पैसा पर 1 रुपीज इन्वेस्टमेंट एंड 40 पैसा 1 रुपीज इन्वेस्टमेंट। कहता है अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो शेयर ए में तो उसकी 10 पैसे की ग्रोथ हो जाती है एक साल में, तो वो 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा एक साल बाद। पर अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो शेयर बी में तो
तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो 40% होती है, बेसिकली 40 पैसा इन रुपी होती है। 40 पैसा नहीं लिखा मतलब 40% मान लो आप, तो 40% की ग्रोथ हो जाएगी, तो वो 1 रुपया 40 पैसा हो जाएगा 1 साल बाद। इस तरीके समझो कि अगर मैं 100 रुपए लगाता हूँ, 100 रुपए लगाता हूँ शेयर ए में, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है अगर शेयर ए में, तो 100 का 10% ग्रोथ हो जाती है 1 साल बाद। तो वो मेरा शेयर का प्राइस जो मैंने 100 रुपए लगाए थे वो 110 रुपए हो जाएगा। और अगर आप 100 रुपए लगाओगे बी में, तो वो 40% ग्रो करेगा, तो वो 140 रुपए हो जाएगा 1 साल बाद। इसके बाद कहता है ही रिक्वायर इन्वेस्टिंग मिनिमम टोटल सम which will give dividend income of at least 600 रुपए per annum and growth of 1000 रुपए of initial investment required। कहता है भैया मिनिमम, ये कहता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट मेरी हो जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, इनकम हो जाए। कहता है मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट करूं और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड इनकम कमा पाऊं। कहता है ये इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है, तो मिनिमम क्वेश्चन है। कहता है अब इसकी इनकम क्या चाहता है, वो कम से कम 600 रुपए पर एनम हो जाए, ऐसा हो जाए 600 रुपए पर एनम हो जाए, और ग्रोथ इन 1 ईयर एटलीस्ट 1000 रुपए, एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 1000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आपकी होगी कितनी। You are required to state the mathematical formulation problem and facilitate the sum to be invested in the manager objective। आपके पास अब देखो ये पैराग्राफ है, अब आप यहाँ पर टेबल नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करो। तो हमारे पास टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप के शेयर है, एक में डिविडेंड मिला 12% का, एक में 4% का, ग्रोथ जो है वो एक में 10%, एक में 40% है। मिनिमम इनकम कितनी चाहते हैं, डिविडेंड नहीं कमाना चाहता शेयर में 1000 रुपए का, और ग्रोथ कितनी चाहते हैं 1000 रुपए की, सॉरी डिविडेंड नहीं कमाना चाहते हैं 600 रुपए पर एनम दोनों शेयर को मिलाकर, और ग्रोथ जो होनी चाहिए उसकी 1000 रुपए की ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा ये चाह रहे हैं। अब मैं कितना पैसा शेयर ए में लगाऊं, कितना पैसा शेयर बी में लगाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, कम से कम करनी है, और मेरी कंडीशन क्या है, 600 रुपए में डिविडेंड में कमा लूं और 1000 रुपए की ग्रोथ हो जाए, दोनों शेयर से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से 1000 रुपए बढ़ जाए। लेट्स सपोज, ध्यान सुनना क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान समझा तो आपका आसान रहेगा। मैंने 5000 रुपए इन्वेस्ट करे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5000 मैंने इन्वेस्ट करे हैं, एक बेटा मैंने ना 5000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उन 5000, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 5000 रुपए इन्वेस्ट करे, उस 5000 में मेरी 1000 रुपए की ग्रोथ हो जाए। तो जो 5000 इन्वेस्ट करे आपने दोनों शेयर पे करे ए और बी, आपकी 1000 रुपए की ग्रोथ हो जाए, और पहले आप ये चाहते हो कि आपकी ग्रोथ 1000 रुपए से बढ़ जाए, तो मतलब 5000 लगाए तो 6000 रुपए का शेयर हो जाए दोनों मिलाकर, और 600 रुपए का डिविडेंड इनकम हो जाए। ये है आपके पास, तो ग्रोथ की कंडीशन दे रखी है और आपके पास शेयर का प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो इधर देखिए कैसे करना होगा, मैं इसमें समझाऊंगा आपको। आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट करोगे, शेयर ए में आपने कहा एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, और शेयर बी में कितना अमाउंट करूंगा, वाई अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। जो भी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूंगा वो कम से कम हो, जो भी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूंगा वो क्या हो, कम से कम हो। तो दोनों मिलाकर जो मेरी मिनिमम मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एक्स इन्वेस्टमेंट है शेयर ए में, वाई इन्वेस्टमेंट है शेयर बी में। ये x1 और x2 लेके चलते हैं, मैं x और y लेके चलता हूँ, मुझे ज्यादा इजी रहता है, दो अलग अलग वेरिएबल दिखते हैं इसलिए। तो x और y दोनों मिलाकर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम होनी चाहिए इसमें मेरा क्या होना चाहिए, डिविडेंड 600 रुपए कमा लूं भैया साल में एक बार, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उससे 1000 रुपए की ग्रोथ हो जाए, ये कहता है। तो इसको हमारा क्या है आपके पास, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या, अब डिविडेंड की बात करेंगे तो भैया डिविडेंड में क्या बोल रहा था कि जो अगर आप शेयर ए में लगाओगे तो 12% का डिविडेंड कमाओगे। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, अगर मैं शेयर ए में पैसा लगाता हूं तो शेयर ए में पैसा लगाने को एक्स कहा ना, एक्स इज आ लेट करा था अमाउंट, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर ए में, तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर ए है, तो इसमें कितने परसेंट का डिविडेंड मिलेगा, 12% का, 0.12 लिखूंगा 12% को। और वाई में, वाई रुपए इन्वेस्टमेंट है किसका, शेयर बी में, तो इसमें कितने का लग रहा है, 0.4% का, इसमें 4% का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है मुझे, और दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, 600 ही होना चाहिए कम से कम, या 600 से ज्यादा हो जाए। भाई डिविडेंड बढ़ेगा, हमें से कौन सा कह रहा है कि कम से कम 600 तो आप अर्निंग कर पाओ, और 600 तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे मेरा मिनिमम डिविडेंड 600 रुपए आ जाए दोनों शेयर में मिलाकर, यही आपका क्वेश्चन है, ये आप निकाल लोगे। इसके बाद आपके पास आता है अगली पॉइंट कि आपको जो ग्रोथ है वो 1000 रुपए की चाहिए कम से कम,
तो कम से कम जो ग्रोथ है वो कितने की चाहिए, 1000 रुपए की, या उससे ज्यादा हो जाए तो और बढ़िया है। तो कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेरा ग्रोथ क्या हो जाए, 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाए। तो ग्रोथ के बारे में क्या कंडीशन दी हुई थी, ग्रोथ के बारे में कंडीशन दी हुई थी कि भैया 10% ग्रोथ बढ़ती है किसकी, शेयर ए में, और 40% ग्रोथ बढ़ती है किसकी, शेयर बी में। तो शेयर ए की ग्रोथ प्लस शेयर बी की ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ मिलाकर क्या होना चाहिए, 1000 या 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। जो भी इन्वेस्ट करोगे अमाउंट, एक्स इन्वेस्ट करोगे या वाई इन्वेस्ट करोगे, वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा। ये आपकी कंडीशन है, हो गया खत्म, यही करना है। और जिसको आप अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम आ गई, जिसको अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो ना, ये आपके क्वेश्चन आया, निकालो यहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ग्राफ में प्लॉट करो, कॉर्नर पॉइंट, पहले तो कॉमन पार्ट देखो और उसका कॉर्नर पॉइंट निकाल के वैल्यू पुट करो इसमें, और जहां सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी वो आपका आंसर होगा। यही तो है, यहां तक आ गया, इसके बाद ग्राफिकली प्रॉब्लम से आपका सोल्यूशन निकालना है। देखिए सर, ठीक है सर, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, इधर आ जाइए। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैंने, देखिए 2-3 क्वेश्चन कराने से क्या हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन कराने से ये हो जाता है कि हाँ एक आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है बेसिकली, है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे एक और आइडिया मिल जाएगा करना क्या है, और बाकी की आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, चले आ जाइए। अ कंपनी प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ईच ऑफ विच कैन, ऐसा नहीं है कि मैं इसको लगातार करा रहा हूं, कौन सा मुश्किल है, सब आसान है सर इसमें। आप जब इसको करने बैठोगे तो सारा आसान लगेगा आपको, बस शुरुआत से स्टार्ट करते हुए चलो, सब आसान है ये। तो कोई इसमें मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। मुश्किल पार्ट क्या होता है वो बताता हूँ। मुश्किल पार्ट होता है फॉर्मुलेशन मेथड से जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो पार्ट मुश्किल होता है, उसकी आपको मेहनत करनी है। ठीक है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, सिंप्लेक्स मेथड करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। A company process to manufacturing plant each of which can produce 3 प्रोडक्ट, 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी, उसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और वो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है एक्स वाई जेड फ्रॉम अ कॉमन रॉ मटेरियल, और तीनों प्लांट में कॉमन रॉ मटेरियल लग रहा है। However, the portion in which the product are produced are different in each plant. हर प्लांट में डिफरेंट, द पोर्शन इन विच प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हर प्लांट में वो डिफरेंट हो रहा है। सो दैट प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर आपको दे रखी है, डाटा ऑन प्रोडक्शन पर आवर कॉस्ट सबको दे रखा है। ये फालतू की चीज है, इधर आ जाओ, इधर दे रखा है आपको। कहता है हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, ओके, 2 प्लांट है एंड प्लांट बी। ठीक है जी, इसके बाद कहता है ये आपके पास डाटा दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्लांट ए को चलाने की कॉस्ट। अगर प्लांट ए 1 घंटा चलेगा तो 9 रुपए की कॉस्ट आएगी। प्लांट बी अगर 1 घंटा चलेगा तो 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, मतलब 10 रुपए की कॉस्ट आएगी 1 घंटा चलाने में प्लांट बी को। अगर प्लांट बी 24 घंटे चलता है तो 240 रुपए की कॉस्ट आ जाती है प्लांट बी को चलाने पे। ये है मतलब बेसिकली। इसके बाद क्या कहता है, ऑर्डर ऑन हैंड, मतलब आप प्लांट ए एक्स यूनिट बना रहे हो प्लांट ए में, प्लांट बी में वाई यूनिट बना रहे हो, दोनों यूनिट मिलाकर 50 के कहते हैं 50 रुपए, 50 ऑर्डर तो होनी चाहिए, 50 क्वांटिटी में ऑर्डर होना चाहिए। चाहे आप एक्स बनाओ चाहे प्लांट बी में कितना बना रहे हो, तो 50 ऑर्डर ऑन हैंड होना चाहिए। इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए सर, क्वेश्चन में आप समझना चाहेंगे तो सबसे पहले ये समझिए कि ये 2443 ये क्या है बेसिकली। अगर ये नहीं समझा तो फिर आप कोई भी इक्वेशन नहीं फाउंड कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं लेट क्या करूं, ये सब क्या करूं। देखिए समझना क्या है कि सबसे पहले आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये दे रखा है प्लांट ए, अगर प्लांट ए एक्स एक प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट का बनाने में अगर 1 घंटे बनाता है पर आर, प्लांट ए अगर मैं 1 घंटा चलाऊं तो वो एक्स प्रोडक्ट की 2 यूनिट बना देता है, और ऐसी प्लांट बी अगर मैं 1 घंटा चलाऊं तो वो एक्स यूनिट की, एक्स प्रोडक्ट की 4 यूनिट बना देता है। इन दोनों ही एक्स की कितनी यूनिट बनाए या सब कुछ बनाए, इन दोनों में 50 या 50 से ज्यादा यूनिट इन हैंड होना चाहिए। वो समझो कि अगर प्लांट ए में 1 घंटा चलाऊं तो वो एक्स की 2 यूनिट बना देता है 1 घंटा प्लांट ए चलने पर। प्लांट ए 1 घंटा चलाने पर एक्स प्रोडक्ट की 2 यूनिट बना देता है। प्लांट बी 1 घंटा चलने पर एक्स यूनिट की, एक्स प्रोडक्ट की 4 यूनिट बना देता है। आप समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए।
अगर प्लांट ए को 1 घंटा चलाऊं तो वाई जो प्रोडक्ट है उसकी 4 यूनिट बनाएगा, और प्लांट बी 1 घंटा चलेगा तो वाई प्रोडक्ट की 3 यूनिट बना देगा। सिमिलरली प्लांट ए अगर 1 घंटा चलेगा तो जेड यूनिट की 3 यूनिट बना, जेड प्रोडक्ट की 3 यूनिट बनाएगा, और प्लांट बी अगर 1 घंटा चलेगा तो जेड प्रोडक्ट की 2 यूनिट बनाएगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रही है कि इतना यूनिट तो हमारे हैंड में होना चाहिए। तो कितने घंटे प्लांट चलाऊं ए और कितने घंटे प्लांट बी चलाऊं जिससे मेरी ये रिक्वायरमेंट 50, 24 और 60 की कंप्लीट हो जाए। कितने घंटे प्लांट ए चलाऊं या कितने घंटे प्लांट बी चलाऊं, ये तो पता चल गया कि 1 घंटा प्लांट ए चलाऊंगा तो 2 यूनिट बन जाएगी, और अगर 1 घंटा प्लांट बी चलाऊंगा तो 4 यूनिट बन जाएगी। तो कितने घंटे मुझे प्लांट चलाने चाहिए जिससे इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने पर 50 आ जाए। वो समझाया। तो क्वेश्चन में लेट क्या करना है कि कितने घंटे में प्लांट ए चलाऊं और कितने घंटे में प्लांट बी चलाऊं। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट ए में 4 घंटे चलाता हूं, प्लांट ए में 4 घंटे चलाता हूं, तो अगर 1 घंटे में 2 यूनिट तो 4 घंटे में 8 यूनिट बनाकर दे देगा। और प्लांट बी अगर मैं 5 घंटे चलाऊं तो 1 घंटे में 4 यूनिट तो 5 घंटे में 20 यूनिट बनाकर दे देगा। तो 20 और 8 हो गए 28, 50 नहीं हुआ। तो जो मैंने ये लेट करा 5 और 4 घंटे गलत हो गया। तो इसी तरीके से कितने घंटे हमें प्लांट ए और प्लांट बी चलाना चाहिए जिससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बात समझ में आ गई। तो लेट्स सपोज इन्होंने कुछ अलग मान रखा, मैं एक ही तरीके का मानूंगा। कितने नंबर ऑफ आवर प्लांट ए चलाना चाहिए, मैंने कहा एक्स आर चलाओ प्लांट ए को, और प्लांट बी को कितना चलाओ, वाई आर चलाओ। एक्स आर और वाई आर चलाओ प्लांट ए और बी को। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, पहले इस वाले में आ जाते हैं एक्स यूनिट। मुझे कम से कम 50 या उससे ज्यादा चाहिए एक्स के फॉर्मेट में, और वाई के लिए 24 या 24 से ज्यादा चाहिए, और जेड के लिए 60 या 60 से ज्यादा चाहिए। यही तो चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है। कॉस्ट भी आपको मिनिमम करनी है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपका मिनिमम। इधर देखो, अगर मैं प्लांट ए एक्स आर चलाऊंगा तो हर 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगा। ये आएगा 2x प्लस 4y, यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 3y, यहां आ जाएगा 3x प्लस 2y। यह आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमम करना है आपको, सुनना ध्यान से। 1 घंटा प्लांट चलाने पे 9 रुपए की कॉस्ट आएगी। आपने x घंटा प्लांट चलाया तो 9 रुपए पर घंटे की कॉस्ट है। तो अगर आप 10 घंटे चलाते हो तो 9 10 जा 90 रुपए की कॉस्ट आएगी प्लांट ए को चलाने में। और y घंटा प्लांट चलाते हो ओवरऑल तो 10 रुपए की कॉस्ट आएगी 1 घंटे में। तो अगर 1 घंटे में 10 रुपए की कॉस्ट तो y घंटे में कितने की कॉस्ट। तो y और x क्या है, नंबर्स ऑफ आवर। ये एक नहीं है, ये हो सकता है कि 50 घंटे 40 घंटे हो सकता है 20 घंटे 25 घंटे हो। ये तो निकालना है ना कितने घंटे प्लांट ए और बी को चलाऊं जिससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए। ये है आपके पास पॉइंट। तो अगर आप मान लो 10 घंटे प्लांट ए चलाते हो तो 10 घंटे प्लांट ए चलाओगे तो 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 10 घंटे में 20 यूनिट बनाकर तैयार कर देगा ये। और अगर आप 20 घंटे प्लांट बी चलाओगे, 20 घंटे प्लांट बी चलाओगे तो 1 घंटे में 4 यूनिट, तो 20 घंटे में 4 दूनी 8, 80 यूनिट चला देगा। 80 और 20 हो जाएगी 100, जो कि ग्रेटर देन 50 हो गया, तो फुलफिल हो गई। बट ऐसे नहीं कह सकता ना कि 40 20 और 40 चला लो, क्योंकि मिनिमम भी तो करनी है कॉस्ट। जितने ज्यादा घंटे प्लांट चलाओगे उतनी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो ये भाई ग्राफिकल मेथड से, सिंपलेस्ट मेथड से पता चलेगा। इस तरीके से करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, यही है। अब आपके पास होमवर्क क्या है, ध्यान सुन लीजिए। 4th क्वेश्चन आप घर से होमवर्क कर, ये सारे इजी है, सारे इजी है, मैं फिर कह रहा हूँ। और एड में वो पॉइंट तो छोड़ना मत कि x और y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होगा, वो हमेशा लगना है। नंबर कट जाएंगे अगर वो 9 डाला तो, ठीक है जी। जैसे ये x1 x2 x3 मानता है, ये x1 x2 x3 मानता है, आप x y z मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a b c मान सकते हो या ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सुविधा लगे। इसने x1 x2 x3 x4 x5 माना है तो आप a b c d e f भी मान सकते हो, x1 x2 x3 भी मान सकते हो, x y z ऐसे करके भी मान सकते हैं, कुछ भी आपको सही लगे वो मान लीजिए। और इस तरीके से आपका ये होमवर्क है, ये आपको करके लेकर आना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई ऐसी चीज जो मुझे करानी है। देखो सारे वही क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे समझ में आएगा आपको, पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन जितना आप समझ पाओगे उतना ही आपका आंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर गया, फिर नहीं कर पाओगे, एक सा गलत हो जाएगा आपका। चलिए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों,
उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ड्यूलिटी प्रॉब्लम। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक नया कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ड्यूलिटी प्रॉब्लम। हेड डालेंगे। सर समझाइए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसका तो बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी प्रॉब्लम इनटू ड्यूल प्रॉब्लम। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कहीं ना कहीं कंपनी ये भी सोचती है कि प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम आए तो कॉस्ट मेरा कम से कम आए, है ना। अगर कंपनी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो कंपनी दूसरे एक्सपेक्ट में क्या सोचेगी, यार प्रॉफिट ही मैक्सिमम करना मेरा मेन पार्ट तो है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट मेरा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, पर मैं ये भी तो सोचूंगा कि मेरी कॉस्ट कम से कम आए। सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान नहीं दूंगा, उसी को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरी कॉस्ट भी कम से कम आना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़े तो मैं ये भी चाहूंगा मेरी कॉस्ट भी बढ़े। इसको बोलते हैं ड्यूल एक्सपेक्ट, ड्यूलिटी प्रॉब्लम। अगर कंपनी अपनी कॉस्ट मिनिमम करना चाहती है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, आपने देखा होगा हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा कॉस्ट को मिनिमम करना भी रहता है और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना भी रहता है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में भी देखे आए, असाइनमेंट में भी देखा हमने। तो अगर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है आपके पास प्रॉफिट को कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि प्रॉफिट बढ़े। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट को हम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में भी ध्यान देते हैं। तो कंपनी एक एक्सपेक्ट में न जाकर दोनों एक्सपेक्ट में काम करती है। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि भाई प्रॉफिट तो चलो मैक्सिमम हो, ये हमारा मेन उद्देश्य है, पर दूसरा उद्देश्य भी ये रहता है, सेकेंडरी जो होता है वो कॉस्ट मिनिमाइज होता है। और अगर प्राइमरी कॉस्ट मिनिमम करना है तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसको बोलते हैं ड्यूल प्रॉब्लम, जहां पर हम दोनों एक्सपेक्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक है सर। तो यहां पर दो सिचुएशन यहां पर आ सकती है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 ये हो सकता है कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। आपको कंपनी कह रही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो आप क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे ड्यूल प्रॉब्लम में। तो ड्यूल ड्यूल का मतलब हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, कॉस्ट मिनिमाइज करना, ये हमारी होगी ड्यूल प्रॉब्लम। अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्यूल प्रॉब्लम में दूसरे एक्सपेक्ट में हम देखते हैं कि कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो। दोनों एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हैं कि प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं। इसको हम ड्यूल प्रॉब्लम कहा जाता है। सिमिलरली इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ये हमारा केस नंबर 2 हो सकता है। कि अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मिनिमाइज करना, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ड्यूल प्रॉब्लम में, जिसमें हम देखेंगे कि भाई कॉस्ट तो मिनिमाइज करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, पर हमें सेकेंडरी भी ध्यान देना है, प्रॉफिट भी हम मैक्सिमाइज करेंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम कहा जाता है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन हमें दे रखा है तो उससे रिलेटेड आपको मेरे को पढ़ाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुड़वाना, जिससे आपको ध्यान रहे। आगे की मैंने पेड क्लास में भी इसको कराया हुआ है, बट रिवीजन के टाइम में भी इसको बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी है, क्योंकि भूल जाता है स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन है ना इसका, इसलिए भूल जाता है वो। चलिए, तो कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करेंगे, स्टेप्स टू बी फॉलोड। अगर आपको ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स है दोस्तों जो उसको आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर ये स्टेप आपने ध्यान नहीं दिया तो बस समझ लो आपको नहीं आ पाएगा। स्टेप नंबर 1 आपके पास है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सर कन्वर्ट
इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि पहला आप क्या हो सकता है कि आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या दे रखा हो, मैक्सिमाइज दे रखा हो। तो अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज है तो उसमें कौन सा साइन आता है पता है, मैक्सिमम का साइन ये होता है। कभी भी आप देख लेना, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इनकम मैक्सिमाइज करना, तो आपके पास कौन सा साइन आता है, लेस देन इक्वल टू। मतलब इस वाले पोर्शन उस वाले पोर्शन से छोटा होगा, वो पोर्शन ज्यादा होगा उस साइड वाला पोर्शन। अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मिनिमम है तो आपका जो साइन होता है वो इस तरीके का देखने को मिलता है, इस तरीके का। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये आपके पास है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो साइन देखिए कौन सा वाला है, देख रहे हो आप कौन सा वाला साइन है, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसका मतलब मिनिमाइजेशन में क्या होता है, कॉस्ट मिनिमम करनी थी ना, और जब कॉस्ट मिनिमम करते हैं तो कौन सा वाला साइन देखने को मिलता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तो ये वाला साइन। और मैक्सिमाइजेशन के अंदर आपको ये साइन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपना पहला स्टेप पे क्या होता है, अगर अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में, मतलब ड्यूल प्रॉब्लम में, तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना होगा। ये आपके पास आ गई ड्यूल प्रॉब्लम। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है तो आप उसको क्या करोगे, मिनिमम करोगे। और मिनिमम में कौन साइन भी चेंज हो जाएगा, मिनिमम में वाला साइन होता है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मिनिमम है तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मैक्सिमम में कन्वर्ट करोगे, और मैक्सिमम का साइन भी चेंज हो जाएगा। मतलब सर एक चीज बताऊं आपको, ये मेरी मिनिमम की प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे इस मिनिमम प्रॉब्लम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है तो ये साइन पलट जाएंगे, बस ये होगा, ये साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, और ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा। पहला स्टेप मेरा ये है। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, बात समझ में आपको आ गई, हमारा पहला स्टेप है। तो डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो मिनिमाइजेशन का दे रखा है, मैक्सिमाइजेशन का दे रखा है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होगी। स्टेप नंबर 2 होता है कन्वर्ट प्राइमरी इनटू ड्यूल प्रॉब्लम, प्राइमरी इनटू ड्यूल प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि हम अपने रो को ट्रांसपोज कर देते हैं कॉलम के साथ। बेसिकली जो रो होती है हमारी, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। जिस बच्चे ने 12वीं क्लास में मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, उसको पता है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पर है 2 4 6 3 2 1, इस तरीके की आपके पास ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है सर, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो अगर आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रांसपोज करना क्या होता है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो का कॉलम बनाना। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, रो का कॉलम बनाना। मतलब जो रो है वो बन जाएगी कॉलम, और जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। बेसिकली रो का कॉलम, कॉलम का रो, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अब मेरी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी। सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो, बात एक ही होती है। तो जब आप अपने ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो में को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, तो ऐसा आता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में चेंज आ जाता है, और मैट्रिक्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये रो है वो बन जाती है कॉलम, तो 2 4 6, और जो ये रो है वो भी बन जाएगी कॉलम, 3 2 1। इस तरीके से जब रो कॉलम बनी तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी तो रो बन गया। देखो ये कॉलम था और ये रो बन गया। तो किसी एक को देखो, रो को कॉलम बनाओ, वो कॉलम ऑटोमेटिकली रो बन जाती है। तो कन्वर्ट हो रहा है तो रो कॉलम, तो कॉलम रो बन जाएगी। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रो वाली साइड है उसको कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी ड्यूल बन जाती है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। इन दो स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को प्राइमरी से ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, जो आपका ये तो था कॉन्सेप्ट। अब करना क्या है, 11 वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। मॉड्यूल का 11वां क्वेश्चन है।
सर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको ये फास्ट ट्रैक बैच में इसलिए बता रहा हूँ, देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, वो मेन पार्ट तो देख लेता है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन एक है दो है वो छोड़ देता है। इसलिए मैं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलता हूँ कि भाई ये भी बताना है, कल को ऐसा ना हो कि ये छोड़ के चले जाए। अब कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है PQR, 3 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है PQR, और उसका रॉ मटेरियल लगने वाले उस प्रोडक्ट पे जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो ABC है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल A। अब इसको हम करते हैं सही तरीके से, इसको टेबल बनाते हैं। सर टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बहुत जरूरी है भाई। हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट है A, B और C, ठीक है। ओहो नहीं, प्रोडक्ट का नाम है PQR। देखो मैट्रिक्स बना रहा हूं क्योंकि मुझे रो का कॉलम करना है, इसलिए PQR है प्रोडक्ट का नाम, और ये रॉ मटेरियल है। PQR मेरे पे प्रोडक्ट है, और A, B और C मेरे पे रॉ मटेरियल है। ये हो गया सर रॉ मटेरियल, और ये हो गया जी प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है देखो अगर आप प्रोडक्ट P की 1 यूनिट बनाना चाहते हो तो उसमें 2 यूनिट का A रॉ मटेरियल लगेगा। A मतलब रॉ मटेरियल। तो अगर आप प्रोडक्ट P बनाना चाहते हो उसकी 1 यूनिट, तो यहाँ पर 2 यूनिट रॉ मटेरियल A लगेगा, 3 यूनिट B लगेगा, 3 ही लगेगा, 3 यूनिट B लगेगा, और C के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम कहेंगे नील, C नहीं लग रहा। तो प्रोडक्ट P में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेगा, A और B। अगर आप प्रोडक्ट P की 1 यूनिट बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल भी लगेगा, और C नहीं लगेगा। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। अब प्रोडक्ट Q की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट P बनाना चाहते हैं तो 2 यूनिट P की लगेगी और 5 यूनिट C की मिलेगी, A की नहीं लगेगी। 2 यूनिट इसके लगेगी, 5 इसके लगेगी, C इसकी नहीं लगेगी कुछ भी। और सिमिलरली अगर आप R की बनाना चाहते हो तो A की 3 यूनिट और B की 2 यूनिट और 4 यूनिट C की, उसमें तीनों है 2 3 4, 3 2 4, 3 इसकी लगेगी, 2 इसकी, 4 इसकी, मतलब 3 यूनिट A लगेगा, 2 यूनिट B लगेगा, C 4 यूनिट, तब जाकर प्रोडक्ट R बनकर तैयार होगा 1 यूनिट। फिर कहता है सर कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी के पास 8 यूनिट है, 10 यूनिट B का है और C का 15 यूनिट। तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल यूनिट्स आ गई, मैक्सिमम यूनिट कह सकते हैं हम, इससे ज्यादा यूनिट हमारे पास है नहीं। तो कंपनी के पास रॉ मटेरियल की 8 यूनिट पड़ी है, इसकी 10 यूनिट पड़ी है, और सी का मतलब क्या हो गया, तो सी रॉ मटेरियल है, उसकी हमारे पास 15 यूनिट पड़ी है, मतलब इतने ही हमारे पास मैक्सिमम यूनिट है, इससे ज्यादा यूनिट हमारे पास नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, पी को, क्यू को, आर को, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है भाई, पी में 3 रुपए का प्रॉफिट, इसमें 4 रुपए का और इसमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स, ये टेबल हमारी खत्म होती है, और ये टेबल आपने बना दी फिर तो इजी हो गया। सबसे पहले इसके अंदर वो देखते हैं, लेट कर लो एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोडक्ट इन ए, वाई बी द नंबर ऑफ यूनिट, कितनी बनाना चाहते हो, ए नहीं बी, पी, क्यू की कितनी बनाना चाहते हो, और जेड बी द नंबर ऑफ यूनिट, नहीं एक्स वाई जेड नहीं, जेड को हम मैक्सिमम फंक्शन में मानते हैं, उसको मान लेता हूँ ए बी सी, ठीक है सर, आर, क्योंकि जेड हमारा मैक्सिमम है। तो मान लो ए क्या है, वो नंबर ऑफ यूनिट है जो पी की हम बना रहे हैं, और बी क्या है, जो नंबर ऑफ यूनिट है जो क्यू की बना रहे हैं, और सी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट जो आर की बना रहे हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 x2 और x3, जो हमारे बुक में दे रखा है x1 x2 और x3, ठीक है जी। ये मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ यूनिट पी की x1 है, क्यू की x2 और इसकी x3 है। अब पी यूनिट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, पी यूनिट बनाने के लिए हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, सॉरी हाँ सॉरी, ए रॉ मटेरियल मैक्सिमम 8 यूनिट यूज हो सकता है, मैक्सिमम 8, इससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। बी रॉ मटेरियल मैक्सिमम 10 यूनिट यूज हो सकता है, और सी रॉ मटेरियल मैक्सिमम 15 यूनिट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन दे दी मैक्सिमम की। ए पी में कितना लगेगा 2,
तो ये हो जाएगा 2x1। क्यू कितना लगेगा, ए, क्यू में नहीं लगेगा तो 0x2 हो जाएगा। सर x2 का मतलब है क्यू यूनिट, यूनिट में ए लग ही नहीं रहा था, 0 ले लिया। और सी में कितना लगेगा और आर में कितना लगेगा, 3 यूनिट, तो 3x3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? इसका मतलब अगर मैं एक पी बनाता हूं तो पी में 2 यूनिट लगते हैं, ये पी है, पी में 2 यूनिट लगते हैं ए के, क्यू में 0 यूनिट लगता है ए का, और आर में 3 यूनिट ए की लगती है। अब इधर इसके लिए पी में कितने लगती है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसमें लगती है 2 यूनिट, और इसमें लगती है 2 यूनिट। सिमिलरली नीचे इसमें लगती है 0 यूनिट, इसमें लगती है 5 यूनिट, और इसमें लगती है 4 यूनिट। इस तरीके से यूनिट बन गया है। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्राइमरी प्रॉब्लम हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो मैक्सिमम करना है हमें अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, ये रहा, 3 रुपए पर यूनिट हो रहा है x1 पर, 4 रुपए पर यूनिट हो रहा है x2 पर, और ये x3 पे 5 रुपए पर यूनिट हो रहा है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था, मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन ये हो गई। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। अब करना क्या है आपको, ड्यूल प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या, ड्यूल में क्या करना होता है, हमें रो को कन्वर्ट करना होता है कॉलम में। बस अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर पाए तो आपका इजी हो जाएगा। पहले तो यही सारा फॉर्मेट ऐसे का ऐसे उतारता हूँ। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, ये हो गया ए बी और सी, यहाँ हो गया सर आपके प्रॉफिट, और ये हो गया आपके पास मैक्सिमम यूनिट। सबको सेम चीज है। अब करना क्या है, आपको कन्वर्ट करना है रो को कॉलम में। इधर आ जाइए, 2 0 3, अब ये रो था, अभी कॉलम आ जाएगा 2 0 और 3, फिर 3 2 2, 3 2 2, फिर 0 5 4, 0 5 4, दिस इज कन्वर्जन। तो जो रो है वो कर दिया कॉलम, फिर ये रो है ये बना दी कॉलम, फिर ये रो है कॉलम, इधर भी ये रो कॉलम बन जाएगी, मतलब ये सॉरी ये वाली रो है इधर है, ये इधर आ जाएगा 3 4 5, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा 8 10 और 15, सब कुछ सेम है। इससे अब यही कंडीशन बना दो, और लेट अब अलग करना आप। लेट क्या, जैसे इधर x1 y1 x1 x2 x3 आ रहा है, इधर मैं लेट कर लेता हूं y1 y2 y3, y1 y2 और y3। y1 बी द नंबर ऑफ यूनिट, एक पूरा लिख लेते हैं, y1 बी द नंबर ऑफ यूनिट इन p, नंबर ऑफ यूनिट इन q, नंबर ऑफ यूनिट इन r। दोबारा समझो, ये तो आपको करना आता ही है। इससे ड्यूल में कन्वर्ट क्या करना होता है, ये पूरी रो बनेगी कॉलम, बीच वाली रो बनेगी कॉलम, और लास्ट वाली रो बनेगी कॉलम। ये वाला पोर्शन उठकर नीचे, ठीक है जी, और ये वाला पोर्शन उठकर उधर आ जाएगा, तो ये भी कॉलम का रो बन जाएगा ना, ठीक है जी। ये हो गया प्रोसेस। इसके बाद अब क्या करना है, सब कुछ सेम है, यही पूरा पूरा एज इट इज छपेगा, बट इस तरीके को देखकर। देखो इधर क्या करना है, 2y1 3y2 0, कंडीशन में कर लेते हैं आप। ये देखो 2y1, y1 माना है ना पहले वाले को, ये y2 है ये y3 है, ये y1 है ये y2 है, और ये y3 है। इधर 2y1 3y2 प्लस 0, 0 y3 को लिखूं नहीं भाई, 0 है ना, y3 लिखकर फायदा क्या, 0 y3 का मतलब 0 आ गया। और क्या करना होता है, और हमें ये वाले साइन चेंज करने होते हैं। देखो कौन सा पढ़ा है आप, जब मैक्सिमम का ये वाला साइन होगा तो उसको ड्यूल में कन्वर्ट करोगे तो साइन भी चेंज करोगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमने साइन भी मिनिमम वाले लेने पड़ेंगे, तो मिनिमम का साइन ये होता है, ठीक है सर। और यहाँ पर है 3, अब ये मत लेना 8, अब आएगा 3, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ ना देखेंगे। अब यार 1 + 2 + 3 4, तो आएगा 0y1, तो मतलब यहाँ जाएगा सर 2y2, यहाँ जाएगा सर 5y3, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 4, इधर 3y1 2y2 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और मिनिमम प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पर। ये कंडीशन थी, मिनिमम में क्या आ जाएगा 8 10 15, 8y1 10y2
और 15y3। इसको कहते हैं कन्वर्जन इन ड्यूल प्रॉब्लम। करने का तरीका क्या है, देखिए करने का तरीका ये है कि हमने ये 8, 10 और 15 को यहां लिया है। 8, 10, 15 बेसिकली इस वाले पोर्शन को यहां लिया आया और 3, 4, 5 को मैं यहां लिया है। चेक करो आप, 8, 10, 15 ये क्या थी, कॉलम। कॉलम को क्या बना लिया, रो, राइट। एंड ये क्या थी, 3, 4, 5 ये है रो। रो को क्या बनाया, कॉलम। 3, 4, 5 ये हो गया क्लियर। इधर देखो ये 2, 0, 3 ये क्या थी, ये सर रो था। रो को क्या बनाया, कॉलम। 2, 0, 0, 0 तो लिया नहीं ना आगे का। ये देखो ये यहाँ पर एक और चीज है, 0y1 रो को कॉलम में बनाया, ठीक है। 0y1 लेना था, वो मैंने नहीं लिया जान क्योंकि 0 है। तो 2, ये रहा 2, 0, 3 ये रो है। रो को बनाएंगे कॉलम। इसको पूरा लिख देता हूं, आपको ज्यादा इजी रहेगा समझने में। देखो ना, 2y1, 2y1, 0y2, सॉरी 0y1 और 3y1 ये तो लिया ही हुआ है। दोबारा से लिख देता हूँ, ये देखो 2y1, 3y2 और 0y3। आपको एक चीज दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो मैं वो पहले वाला भी ठीक ही था। 0y1, 2y2 और 5y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पर 3y1, 2y2 और 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या करा मैंने, देखा मैंने क्या करा, ये जो मेरी रो है हाईलाइटर पता नहीं कौन सा होता है, हाँ भाई ठीक है मिल गया। इधर देखिए ये मेरी रो थी 203, देखो 203 मेरी रो है, ये 203 कॉलम बना लिया। फिर ये 322 रो है, 322 कॉलम बना लिया। फिर ये 054 रो है और ये बना लिया मैंने कॉलम। ये 345 रो थी, यहां बना लिया कॉलम। ये 8, 10, 15 रो था, यहां बना लिया कॉलम था, वो रो बना लिया। अब समझिए मैंने करा क्या, बेसिकली यही तो करा था। रो को कॉलम बना लो, कॉलम को रो बना लो, इसी को ट्रांसपोज करना कहते हैं। जो मैक्सिमम है वो मिनिमम बन जाएगा और जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, ये तो करोगे ना। इससे क्या करना है आपको, ये रो बन जाएगी कॉलम, कॉलम, ये वाली रो बन जाएगी कॉलम, ये वाली रो बन जाएगी कॉलम। ये 8, 10, 15 नीचे आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव है और ये 3, 4, 5 ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी डूल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझना, पर ये लेट आपको अलग करना होगा क्योंकि वो प्रॉफिट का है और ये मिनिमम का है, तो मिनिमम में अलग लेट और मैक्सिमम में अलग लेट करना है। और सोचो अगर आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो मिनिमाइजेशन में क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। ये साइन ऐसे होंगे तो ऐसे बन जाएगा और सेम वही प्रोसेस, रो का कॉलम, रो का कॉलम, इधर भी इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा बस। और अगर टेबल बनाना चाहते हो टेबल से भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है जो ड्यूल का, और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, इससे मैच हो जाएगा। प्राइमरी ये रहा और ड्यूल ये रहा। 8, 10, 15, 8, 10, 15 ये देखो 8, 10, 15 ठीक है सर। इसके बाद 2y1, 3y2, 2y1, 3y2 ये तो जीरो खत्म। 3, 2, 5, 3, 2, 5 एक मिनट, यहाँ मिस्टेक कर दी। 3, 2, 2 2, 3, 5 ये नहीं प्राइमरी प्रॉब्लम। ये 2 और 3 है, ये 2, 3, 2 कैसे आ गया यहाँ पर, अच्छा 0 हो गया ठीक है। ये 3, 2, 2 है, ये 3, 2 और ये 2 है। 3, 2, 2 ठीक करा हुआ है। 2, 0, 2, 3, 2 यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर दी।
इनकी टेबल और मेरी टेबल देखें, 230 230 025 025 324 324, ठीक है, टेबल तो ठीक है। प्राइमरी प्रॉब्लम देखेंगे इनकी 2 और 3 ठीक है, 3 2 2 3 2 2 ये भी ठीक है, 054 हाँ 054 ये भी ठीक है। अब 203 ठीक है, 3 2 2 ठीक है, 0 5 और 4 ठीक है भाई। यहाँ गलती कर दी इन्होंने, चेंज नहीं करा। देखिए 2 और 3 है, 2 और 3, ये 2 कहाँ से आया? अच्छा ये तो डिवाइड 2 का है, ठीक है। 2 3 2 2 3 2 2 ये भी ठीक है, और 5 और 4 x2 का वो 0 है, 5 और 4 ठीक सही तो है, दोनों बराबर ही तो है, सही तो है। वो 0 लिया है ना, इसलिए आपको अलग अलग लग रहा है। देखो 2 और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ठीक है सर, 2 और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ गलती कर दी, 3 4 5 आना चाहिए था, 3 4 5 ही है ना। अच्छा, इन्होंने यहाँ मिस्टेक करी है, 3 5 4 इन्होंने नहीं, मैंने कर दी होगी, पता कर। हाँ 3 5 4 है सर, मेरे से मिस्टेक हुई है, 3 4 5 ले लिया मैंने, 3 5 4 है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको बस इतना चेंज करना है, मेरे से मिस्टेक हुई है, माय मिस्टेक। यहाँ पर ये था कि 3 4 5 की जगह पर था यहाँ 3 5 4, इसको ठीक कर दूं, 3 5 4 वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। और यहाँ पर भी 3 5 4 था, कुछ नहीं करना, 3 5 4 को इधर इधर आपस में वो कर दो बस, 3 5 4 3 5 4, और ये बस यहाँ पर चेंज आएगा। सर वो ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, हालांकि ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत जाता, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक लैब में पढ़ लिया उसको। अब ठीक है, अब ठीक है, बाकी ये वाला पोर्शन चेक कर रहा था, ये तो पहले भी ठीक था, बस यहाँ पर गलती हुई थी, मैंने 3 4 5 ले लिया, उसमें फॉर्म में ले लिया था, जबकि वो 3 5 4 था। कोई बात नहीं, इतना तो नॉर्मल चलता है, इन एंड सही हो गया। चलिए तो 11वां क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट करा, ड्यूल प्रॉब्लम को देखा, ठीक है। ये सिली मिस्टेक होगी बेमतलब की। बाकी अब यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट बच गया सिंप्लेक्स मेथड, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो लास्ट में हमारा सिंप्लेक्स मेथड दे रखा है, और ये प्रैक्टिस कर लेना भाई सारे के सारे, ये सिर्फ कुछ नहीं, पूरे क्वेश्चनों में बस एक ही काम कर रखा है, इक्वेशन बना रखे, इक्वेशन बना रखे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, पेपर में आप कर पाओगे। सर ये वाला क्वेश्चन है, देख दो, सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, ये करना है हमें अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आपको समझाऊंगा सिंप्लेक्स मेथड करते कैसे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।